हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे, ये हमारी पार्ट 2 वीडियो है जो कि किसकी है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। वीडियो लेंथी हो रही थी इसीलिए उसको वहीं पे छोड़ दिया था आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस को डिस्कस करने के बाद। फिर से हेरिडिटी की बात नहीं करेंगे, पर अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। हेरिडिटी क्या होती है? जीन्स का, ट्रेड्स का पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, एंसेस्टर से बच्चे में ट्रांसफ़र होना, वो क्या होती है? हेरिडिटी होती है। नाउ आवर टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, कि हेरिडिटी के प्रिंसिपल क्या होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन एंड प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन, ये 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होते हैं और जब क्वेश्चन होता है यहाँ से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अब प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी क्या होती है? जैसे कि वर्ड अपने आप में बोल रहा है, सिमिलैरिटी मतलब सिमिलर, सिमिलर मतलब एक जैसा। पेरेंट्स पास ऑन ट्रेड्स ऑन करेक्टरिस्टिक्स सच एज आई कलर, ब्लड सेल्स, स्किन, हेयर। तो जो ये सब चीज़ें एग्जैक्ट पास हो जाती हैं तो उनको क्या बोलते हैं? सिमिलैरिटी। दीज ट्रेट मेक चिल्ड्रन एज सेम एज देयर पेरेंट्स। ये आपने देखा भी होगा, कभी कभी आप देखते हैं तो बोलते हैं अच्छा उनके बेटे की शक्ल तो बिल्कुल उनके जैसी है, उनकी बेटी तो बिल्कुल उनके जैसी दिखाई देती है। आप किसी किसी के बच्चे को देखकर ये जजमेंट कर लेते हैं कि ये किसका बच्चा है। ठीक है, आपके बहन का बच्चा, आपके भाई का बच्चा, आपकी भाभी के बच्चे उनकी तरह ही दिखाई देते हैं, हूबहू उनकी तरह भी दिखाई देते हैं। कुछ बच्चों के साथ ऐसा भी होता है कि वो एज इट इज़ भी दिखाई देते हैं। एक एज पे दोनों की फ़ोटोज़ काफ़ी सिमिलर, ट्विंस बहनों जैसी दिखाई देती है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। अगर मैं पर्सनल अपनी बात करूँ तो आपने मुझे नहीं देखा है, बट एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी जो शक्ल है वो मेरी दादी जैसी है। ठीक है, आई एम नॉट लुकिंग एज माई मदर बट आई एम लुकिंग एज माई ग्रैंड मदर। मेरी एज इट इज़ अगर फ़ोटो उस टाइम की उनकी फ़ोटोज़ हैं तो उनके साथ ऐसे मैच करती है जैसे हम दोनों ट्विंस बहनें हैं। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जितनी मेरी एज है उनकी शादी हो गई थी, एज लाइक 26-27। इस एज पे पहले तो शादी हो ही जाती थी, तो जो हमारी फ़ोटोज़ हैं वो काफ़ी हद तक एक जैसी दिखाई देती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। हो सकता है आपकी भी एज इट इज़ शक्ल आपकी बहन जैसी हो लेकिन आप दोनों ट्विंस ना हो, आपकी शक्ल आपकी मम्मा जैसी हो लेकिन आप ट्विंस ना हो, आपके भाई की शक्ल आपके पापा जैसी हो या बड़े भैया जैसी हो, तो जो एक्जैक्ट देखने में लगता है कि हूबहू वैसे ही दिखाई देने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन, जैसे कि वर्ड खुद ही बोल रहा है वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंट होना। कि फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बच्चों में ऐसी आ जाती हैं जो पेरेंट्स में होती ही नहीं है। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ जीन्स विद इन्वायरमेंट। ऐसा कब होता है? ये जो जीन्स हैं इनमें जब वेरिएशन आता है, इंट्रैक्शंस होते हैं, जीन म्यूटेशंस होता है, जीन्स ऊपर नीचे होती हैं, तो उनकी वजह से इस तरह के वेरिएशन भी आ जाते हैं। इसमें क्या होता है? चाइल्ड टोटली डिफरेंस और लिटिल बिट डिफरेंस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अब देखिए एग्जांपल के लिए सपोज़ कोई मम्मी पापा हैं, ठीक है, किसी के मम्मी पापा हैं, उन दोनों का कॉम्प्लेक्शन जो है डाउन है, दोनों डार्क ब्राउन है, लेकिन जो उनका बेबी होता है वो गोरा गोरा होता है। लोग क्या बोलते हैं? ये तुम्हारा ही बच्चा है। तो वहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन है। वो बच्चा उन्हीं का है, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ? जो वेरिएशन हुई, जो चेंजमेंट हुआ, जो बच्चा बिल्कुल डिफरेंट हो गया, तो वो किसकी वजह से हुआ? जीन म्यूटेशंस की वजह से। क्योंकि जो हमारी जीन्स हैं वो बॉडी में म्यूटेट हुई, इधर उधर हुई, मूवमेंट हुई, जिसकी वजह से इस तरह की वेरिएशन देखने को मिलती हैं। ये हमेशा अच्छे फॉर्म में नहीं होता है, कभी कभी होता है जीन म्यूटेशन में कुछ बीमारियां भी हो जाती हैं बच्चे को। बच्चे ने जन्म लिया है, उसके हार्ट में प्रॉब्लम है, उसके लंग्स में प्रॉब्लम है, लेकिन पेरेंट्स दोनों फिट हैं। तो ये चीज़ें भी होती हैं। ज़रूरी नहीं कि इसमें हमेशा प्लस पॉइंट ही होगा वेरिएशन में, तो इसमें नेगेटिव पॉइंट्स भी देखने को मिलते हैं। ये डिफरेंस कभी कभी ज़्यादा होता है, कभी कभी कम होता है। ठीक है, कभी कभी ये डिफरेंस ज़्यादा होता है कि बिल्कुल ही बच्चा डिफरेंट है, और कभी कभी ये डिफरेंस कम होता है। आईक्यू को लेके भी ऐसा होता है, वेरिएशन में होता है। कभी कभी मम्मी पापा दोनों बड़े इंटेलिजेंट हैं, एक डॉक्टर है, टीचर है दोनों, लेकिन जो उनका बच्चा है वो बिल्कुल बिलो एवरेज चाइल्ड है, उसको नहीं समझ में आती हैं चीज़ें, तो वहाँ पे भी क्या है? वेरिएशन है। और मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है? अगर उसके मम्मी पापा दोनों इंटेलिजेंट हैं, ब्रिलियंट है, पढ़ने में अच्छे, तो उनका बच्चा भी कैसा होता है? उनके जैसा ही होता है। मोस्टली ऐसा होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में बिल्कुल ऑपोजिट भी होता है। कभी कभी बच्चे पैदा होते हैं वो मेंटल रिटार्डेड होते हैं, ठीक है, फिजिकली रिटार्डेड होते हैं, उनका बॉडी पार्ट कुछ मिसिंग होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है। इस तरह की जितनी चीज़ें होती हैं वो होती हैं प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन की वजह से। सपोज़ क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, इफ़ अ चाइल्ड
is in dark complexion but their parents are in white complexion, विच प्रिंसिपल इट इज़ फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन। वो आपको एग्जांपल दे देंगे, ऑप्शन दे देंगे, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, वेरिएशन, रिग्रेशन, एक्रिक्रेशन। तो वहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन। कि टोटली डिफरेंट है चाइल्ड, तो क्यों हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन की वजह से हुआ है। नाउ वी हैव नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है, 50-50 करेक्टरिस्टिक्स। 50 करेक्टरिस्टिक्स मम्मी की आ गई, 50 करेक्टरिस्टिक्स पापा की हो गई। तो किसी बच्चे में जब इस तरह से 50-50 के रेशो में कोई करेक्टरिस्टिक्स आती हैं तो उसको बोलते हैं रिग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन। किसी भी बच्चे में 50% जो गुण है उसकी मम्मी जैसे हों और 50% उसके पापा जैसे हों तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन। इसके अंदर फिजिकल स्ट्रक्चर आ सकता है, हाइट आ सकती है, जीन्स आ सकती हैं, बिहेवियर आ सकता है, उसका कॉम्प्लेक्शन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, हो सकता है कोई बच्चा हो जिसके फादर के बाल जो हैं वो हैवी हैं लेकिन उनके बाल सीधे हैं, लेकिन मदर के बाल करली हैं। तो अब बच्चे का क्या हो गया, बच्चे के बाल हैवी भी हो गए और करली भी हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, 50-50 हो गया, है ना। कभी कभी होता है बच्चे के बाल जो हैं वो पापा जैसे हैं लेकिन जो बच्चे का कॉम्प्लेक्शन है वो मम्मी जैसा है। बच्चे की आंखें पापा जैसी हैं लेकिन जो उसके लिप्स हैं वो मम्मी जैसे हैं। तो जब 50-50 पार्टीशन में पेरेंट्स की करेक्टरिस्टिक्स बच्चों में जाते हैं तो उस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा रही हूँ जैसे मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। और जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जितना सफिशिएंट है, उतना नोट्स भी आपको थंब पे विजिबल हो रहा है, स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है। यू हैव टू मेक नोट्स और वीडियो को 2 बार ध्यान से सुननी है और आपको कुछ नहीं करना है एग्ज़ाम में। नाउ अब बात करेंगे कि रोल ऑफ इन्वायरमेंट इन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, कि बच्चों के डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट का क्या रोल है। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, हेरिडिटी के बारे में पढ़ा, ठीक है। और हमारा टॉपिक क्या था, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, एक साथ ही था, कंबाइन था। और ये किसके अंदर आता है, डेवलपमेंट के अंदर आता है, आपको पता ही होगा। और डेवलपमेंट कहाँ आता है, टीचिंग के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब के अंदर आता है। बीएड हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, किसी भी एग्ज़ाम, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, किसी लेवल पे सब में इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे इन्वायरमेंट का क्या रोल होता है। अब इन्वायरमेंट कई तरह के होते हैं जैसे कि इंटरनल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, स्कूल इन्वायरमेंट, पीयर ग्रुप इन्वायरमेंट। ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब है कि मदर के जो पेट में बच्चा था, उसके वॉर्म में था, उसके गर्भ में था, उस टाइम पे जैसा उसको इन्वायरमेंट मिला। लाइक पेरेंट द चाइल्ड बिकम डॉक्टर, पेरेंट्स इंटरनली इंटेलिजेंट, सोशल, इमोशनल, सेंसिटिव, इंटेलिजेंट। तो ये सब चीज़ें जो बच्चे के अंदर आई वो कब आई, जब वो इंटरनली उसकी माँ के गर्भ में था। उसको बहुत सारी चीज़ें तभी मिल गई अपनी मदर से कि उसकी अंदर का इन्वायरमेंट कैसा है। होता ना कि प्रेगनेंसी में बोलते हैं कि लेडीज़ को पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए, उनको घूमना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, खुश रहना चाहिए। वाई, बिकॉज ऑफ द चाइल्ड। बच्चे का जो प्रेजेंट टाइम पे इन्वायरमेंट है, बच्चा 9 महीने तक उस अपनी मम्मी के पेट में सर्वाइव कर रहा है, तो पेट का जो इन्वायरमेंट है, जो मदर का इन्वायरमेंट है, जो मदर की बॉडी है, जो मदर का मूड है, उसका स्ट्रेस है, हर एक चीज़ बच्चे पे इफेक्ट करता है। ठीक है, अगर किसी की मदर स्ट्रेस में रहती है तो डेफिनेटली जब उसका बच्चा पैदा होगा तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके पैदा होगा। अगर किसी की मदर को चोट लग गई है प्रेगनेंसी टाइम पीरियड पे, तो जो बच्चा है हो सकता है वो फिजिकली हैंडीकैप हो या उसको फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए जो इंटरनल इन्वायरमेंट है दैट इज़ ऑल्सो प्ले एन इन्वायरमेंट रोल, इम्पॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है जब चीज़ें बाहर, अब बच्चे का जन्म हो गया, बच्चा बाहर आ गया, सोसाइटी में आ गया, ठीक है। अब एक्सटर्नल में क्या आ जाता है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस, उसकी फैमिली का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उनके आसपास की सोसाइटी क्या है, एजुकेशन क्या है, स्कूल क्या है, आउटसाइड एरिया क्या है। बच्चा जिस तरीके के इकोनॉमिक स्टेटस में होता है उस तरीके से वो उसका डेवलपमेंट होता है, जिस तरह की सोसाइटी में रहता है उस तरह का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब आप देखेंगे स्कूल्स में जब आप टीचर होते हैं, पता नहीं आप लोग ने कभी पढ़ा है कि नहीं, हो सकता है कुछ स्टूडेंट पढ़ा भी रहे हो, आप लोग पढ़ा भी रहे हो, तो आपने देखा होगा कि जब जिस एरिया से बच्चे आते हैं उनकी टोन, उनका बोलना चलना, अटेंशन, हर एक चीज़ उस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये भी मैटर करता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा वो किस तरीके से होगा। नेक्स्ट इज सोशल डेवलपमेंट, सोशल इन्वायरमेंट। तो बच्चे का सोशल इन्वायरमेंट कैसा होता है कि सोसाइटी कैसी है, आसपास के लोग कैसे हैं। अगर वो बच्चा रोज़ लड़ाई झगड़ा देखता है तो डेफिनेटली
जो बच्चे का बिहेवियर है उसके अंदर लड़ाई झगड़े की चीज़ें आ जाएंगी। अगर बच्चे के आसपास का इन्वायरमेंट जो है वो बहुत कूल है, बहुत प्लीजेंट है, तो बच्चा वही सब चीज़ें सीखता है। तो इसीलिए जो सोशल इन्वायरमेंट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब जानते होंगे, आपके बड़े भाई बहन जिनकी भी शादी हो चुकी है उनके बच्चे हैं, तो जब उनका एडमिशन कराते हैं तो ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट हो जाता है कि उनको बहुत अच्छा स्कूल चाहिए ताकि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो अच्छा हो। चाहे उनकी सैलरी कम है फिर भी वो बहुत अच्छे स्कूल में बच्चे को भेजते हैं, चाहे उनको बहुत एक्सपेंस करना पड़े भाई, बिकॉज बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? स्कूल से होती है। इट वर्क्स टू बिल्ड सेफ लर्निंग स्पेस फॉर स्टूडेंट। सेफ लर्निंग स्पेस फॉर स्टूडेंट, स्कूल जैसा होगा, स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा होगा, टीचर्स जैसे होंगे, पीयर ग्रुप कैसा होगा, बच्चा वैसे ही बनता चला जाता है। आप देखेंगे कुछ स्कूल्स के नाम फेमस होते हैं जहाँ से निकल के बच्चे बहुत कुछ अच्छा करते हैं, कुछ स्कूल्स ऐसे भी होते हैं जो इतने बिगड़ायल होते हैं कि नाम सुन के लोग वहाँ एडमिशन नहीं कराना चाहते। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल। अब बात आती है इन्वायरमेंट, जैसे कि अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल एक पब्लिक स्कूल है जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश टू इंग्लिश कम्युनिकेट करते हैं और उनकी जो वहाँ पे एडिशनल लैंग्वेज है वो जर्मन है। अब उस स्कूल से जो बच्चे निकलते हैं या उस स्कूल से जब बच्चे घर आते हैं तो उनका जो कम्युनिकेशन होता है वो किस में होता है? इंग्लिश में होता है। वो जर्मन में भी बात कर लेते हैं। तो ये क्या है? इन्वायरमेंट की वजह से बच्चे को इंग्लिश आ गई, इन्वायरमेंट की वजह से बच्चे को जर्मन लैंग्वेज आ गई। इसी तरह के जो कुछ संस्कृत के स्कूल्स होते हैं तो वहाँ से जब बच्चा निकलता है तो संस्कृत के श्लोक, संस्कृत में बात करना, कम्युनिकेशन, ये सब सीख जाता है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज दिस इज ऑल ड्यू टू द इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल। नेक्स्ट पॉइंट इज पीयर ग्रुप इन्वायरमेंट। अब बच्चा जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहेगा, उसके जैसे फ्रेंड रहेंगे, जैसा उसका फ्रेंड सर्कल रहेगा, वो वहाँ से वैसी ही तरह की चीज़ों को सीखेगा, वेदर इज़ गुड और बैड। कहा जाता है ना, बेटर अलोन देन इन अ बैड कंपनी, कि बुरी संगति में रहने से अच्छा है कि अकेले रहो। अगर किसी का बच्चा बैड कंपनी में होता है, उसके पीयर ग्रुप्स कुछ गलत कर रहे हैं, तो वो भी उसी सब चीज़ों को सीख जाता है। और अगर उसकी कंपनी अच्छी है तो वो अच्छी अच्छी बातों को ही सीखता है। हम जिस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, हमारा जो बिहेवियर है वो उसी तरीके का होने लगता है। नाउ अब ये तो टॉपिक कंप्लीट हो गया कि रोल ऑफ इन्वायरमेंट, कि बच्चे के डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट का क्या रोल है, जिसके अंदर हमने इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, स्कूल इन्वायरमेंट और पीयर ग्रुप इन्वायरमेंट को डिस्कस किया। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी क्या होती है? इट इज़ फिजिकल इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट्स से जो ट्रेट मिलते हैं उसको बोलते हैं हेरिडिटी। फिजिकल मेकअप बिफोर बर्थ, जो हेरिडिटी होती है उसका सारा इफेक्ट बर्थ से पहले होता है, ये फिक्स्ड होती है और इसको नेचर भी कहा जाता है। किसकी लैंग्वेज में? साइकोलॉजी की लैंग्वेज में, कि जो हेरिडिटी है ऐसा नेचर। अब इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट सराउंडिंग एंड इन्फ्लुएंस द चाइल्ड। इन्वायरमेंट कब मिलता है? आफ्टर बर्थ। और देखिए हेरिडिटी कब थी? बिफोर बर्थ। जो इन्वायरमेंट है इट इज़ नॉट फिक्स्ड, वी कैन चेंज। यस, अगर हमें लगता है हमारे आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, सोशल इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, स्कूल इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट नहीं है, तो उसको चेंज किया जा सकता है। लेकिन जो हेरिडिटी होती है इट्स फिक्स्ड, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो ट्रेड्स मम्मी पापा से या एंसिस्टर से, दादी दादा से आने हैं वो तो आएंगे, यू कांट चेंज दैम, राइट। और इन्वायरमेंट को नर्चर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? नर्चर भी बोला जाता है। कभी कभी एग्ज़ाम में हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट टर्म ना देकर नेचर वर्सेस नर्चर टर्म दे देते हैं। तो नेचर और नर्चर जब टर्म दे दिया तो आपको समझना है ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की बात हो रही है। क्वेश्चन आ जाता है नेचर वर्सेस नर्चर प्ले एन विच इज़ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देंगे और जिसके साथ नेचर वर्सेस नर्चर भी देंगे। तो आप सोचेंगे नेचर वर्सेस नर्चर क्या होता है? तो नेचर का मतलब होता है हेरिडिटी और नर्चर का मतलब होता है इन्वायरमेंट। दिस बोथ टर्म्स रिप्लेस ऑन द प्लेस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, नेचर और नर्चर। कभी कभी एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछता है। बेसिकली जो सीटेट के एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे हेरिडिटी इन्वायरमेंट की जगह पे नेचर वर्सेस नर्चर करके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये वो बात हुई कि किस तरीके से क्वेश्चंस की बात होती है। नाउ अब क्या है, ये तो हमने डिफरेंस की बात कर ली। वी
हम लोग, डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि डेवलपमेंट क्या है, किसका प्रोडक्ट है, तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है। हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट इज इक्वल टू डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये उसका प्रोडक्ट है। ह्यूमन बिहेवियर इज़ डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ह्यूमन के बिहेवियर को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। हाउ? बिकॉज ऑफ हेरिडिटी एंड बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल टू द डेवलपमेंट। दोनों की इक्वल इम्पोर्टेंस है, दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी भी क्वेश्चन आए कि हेरिडिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या इन्वायरमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, ठीक है। इसको नेचर वर्सेस नर्चर भी बोला जाता है और इसके जो रोल हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक छोटी सी टर्म आती है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। इंडिविजुअल मतलब कोई भी व्यक्ति, डिफरेंसेस का मतलब होता है वहाँ पे अंतर होना, चाहे और वो जो अंतर है वो किस तरह से होगा, उनकी नीड्स, उनका इंटरेस्ट, उनकी एबिलिटीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम वन चाइल्ड टू अनदर और वन पर्सन टू अनदर। और ये क्यों होता है? ड्यू टू द हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, रेस, नेशनलिज्म, सेक्स, एज एंड एजुकेशन। ये क्यों होता है? ड्यू टू हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, रेस, नेशनलिज्म, सेक्स, एज और एजुकेशन की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड्स, इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम वन चाइल्ड टू अनदर। और ऐसा क्यों होता है? एक बच्चे होता ना, एक ही घर में एक ही बहन भाई हैं, दोनों बहनें हैं, लेकिन एक की एबिलिटीज़ अलग हैं। एक को डांस पसंद है, दूसरे को म्यूज़िक पसंद है। एक को डांस पसंद है, दूसरे को फुटबॉल खेलना पसंद है। एक को डॉल्स पसंद है, दूसरे को क्या, बैट पसंद है। तो हियर द डिफरेंस बिटवीन द टू सिबलिंग्स, वाई? बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। वो किसी भी रीज़न से हो सकता है, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, रेस, नेशनलिज्म, सेक्स, एज, एजुकेशन, इन सब की वजह से ये चीज़ें होती हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस भी एक इम्पॉर्टेंट टैग है और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। आप देखेंगे ये कंप्लीट टॉपिक करने के बाद आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, आप CTET को, UP-TET को, HTET को, R-TET को, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का टेट उठा लीजिए या सेंट्रल गवर्नमेंट का टेट उठा लीजिए, आपको इंडिविजुअल डिफरेंस से क्वेश्चन मिलेगा, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से क्वेश्चन मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनके ऊपर क्वेश्चन आए। मतलब कि ये कि अगर आप ये वीडियो कंप्लीट करते हैं, दोनों पार्ट्स वाली वीडियो कंप्लीट करते हैं, तो 2 नंबर आपके हाथ में है। 2 नंबर तो नहीं, 1 नंबर आपके हाथ में ही है। और आप जानते हैं जहाँ पे आपको जॉब मिल रही है, जहाँ पे आपको परफेक्शन चाहिए, जहाँ आपको सिलेक्शन चाहिए, एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको कवर कर लेना है और वीडियो को 2 बार सुनना है। इसके नोट्स बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और अंडरस्टैंडिंग टॉपिक है। इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग, लोगों को लगता है अच्छा इन्वायरमेंट क्या रोल प्ले करता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब बहुत आसान सा ये तो, लेकिन जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तब उनको नहीं पता होता। हो सकता है इस वीडियो को देखने से पहले आपको ना पता हो नेचर और नर्चर किसे बोला जाता है, आपको ना पता हो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, आपको ना पता हो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं इन्वायरमेंट के या हेरिडिटी के, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी क्या है, वेरिएशन क्या है, रिग्रेशन क्या है। आपको नहीं पता हो कि जो फॉर्म होती है मेल और फीमेल का, जो स्पर्म होता है या ओवम होता है, एक साथ फर्टिलाइज होता है, तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है। जाइगोट के बाद क्या होता है, एम्ब्रॉय होता है। एम्ब्रॉय के बाद क्या होता है, फॉइटस होता है। आपको नहीं पता होगा आइडेंटिकल ट्विंस किस तरीके से होते हैं, मोनोजाइगोटिक होते हैं या डाइजाइगोटिक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। आई होप मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट को कवर किया है विद एग्जाम्पल और समझाने की पूरी कोशिश की है। मेरी तरफ से 100% दिया है। अब मेरी तरफ से 100% हो चुका है, अब आपकी बारी है। अगर आप इसे 100% पढ़ लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में नंबर आपके हाथ में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गुड लक फॉर एग्ज़ाम।